O112 हिंदी। अध्याय 611 शवों को एकत्रित करना। कोष्टक। अगर हम अभी लड़ेंगे तो तुम बच भी नहीं पाओगे, मैंने कहा और अपने कंधे से कुल्हाड़ी निकाली और अशुभ राक्षस के कोर के कई कणों को कुचल दिया। मैं अपनी चोटों को ठीक होते हुए देख सकता था, इसलिए अगर यह मुझ पर अभी भी हमला करता है तो मुझे यकीन है कि मैं खुद को दूसरी तलवार से बचा सकता हूं। जब मेरे घाव कुछ सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो मैं इस ग्रिम राक्षस को मिड-9 स्टार एलीट पर मार सकता हूं। उसने मुझे घूरकर देखा और फिर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां ग्रिम राक्षस एकत्रित हो रहे थे। ये देखकर कि वह जा रही है, मैंने उस गुप्त ऊर्जा को छोड़ दिया जिसे मैं अधिक मात्रा में इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे लगा कि मुझ पर भारी कमजोरी आ रही है। ये कमजोरी न केवल गुप्त ऊर्जा के अधिक मात्रा में इकट्ठा होने से आई थी, बल्कि पूरे दिन की लड़ाई से भी आई थी। मैं अब बस यहीं सोना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे अपने चारों ओर पड़ी लाशों से कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपनी सारी थकान मिटाने के लिए विगोर बेरी खाना चाहता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। भले ही मेरे पास बहुत सारी विगोर बेरीज हो, मैं उनका उपयोग सिर्फ अपनी थकान मिटाने के लिए नहीं करूंगा। विगोर बेरीज कीमती हैं और इनका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो, इसलिए मैंने थकान को दबाया और अपने घाव को देखा जो लगभग ठीक हो चुका था। अपने दोस्तों और नौसिखियों के बारे में चिंतित महसूस करते हुए मैंने उनकी स्थिति की जांच की और राहत की सांस ली, ये देखकर कि वे सभी ठीक हैं। हालांकि उनमें से कुछ काफी घायल हैं, लेकिन वे ठीक हैं। मैंने उनमें कोई अंग गायब या अन्य गंभीर समस्या नहीं देखी। मैंने अपने होलोवॉच पर फीड्स बंद कर दिए और 4-9 सितारा अभिजात वर्ग के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिन्हें मैंने लाखों मनुष्यों की भीड़ की ओर चलने से पहले मार दिया था, जो ग्रिम राक्षसों के विपरीत दिशा में एकत्र हो रहे थे। सभा की ओर जाते समय मैंने देखा कि शहर से सैकड़ों हजारों मेडिकल ड्रोन उड़ रहे थे और घायलों में औषधि का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। ड्रोन इंसानों से कहीं ज्यादा कुशल हैं। उनके सेंसर उन्हें बताते हैं कि कौन जीवित है और कौन मर चुका है। उस जानकारी के साथ ड्रोन को उन्हें बचाने के लिए दवा इंजेक्ट करनी होती है। अगर हम ये काम करते हैं तो हमें ये जानने में घंटों लगेंगे कि कौन जीवित है, कौन मर चुका है, जबकि मेडिकल रोबोट को ऐसा करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। लड़ाई कुछ तो थी, है ना? मैंने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हाँ, कुछ तो थी, मैंने आह भरते हुए सोफिया को जवाब दिया। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने बहुत सारे ग्रिम राक्षसों को मार डाला होगा। तुम अपने रास्ते में आने वाले हर ग्रिम राक्षस को मार रहे थे, सोफिया ने चिढ़ाते हुए कहा। इस पर मैं बस मुस्कुरा दिया। जब मैंने उन्हें पिछली बार देखा था तब उन्होंने बहुत सारे ग्रिम राक्षसों को मार डाला था। वे ग्रिम राक्षसों के एक समूह को मार रहे थे जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। हम शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां लाखों लोग एकत्र थे और अपने मित्रों की ओर चल पड़े। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम में से कोई भी इस सूची में शामिल होगा, रेचल ने अचानक कहा। छोड़ो, सूची में केवल बहुत शक्तिशाली 9 स्टार एलीट ही शामिल है, लियो ने बीच में ही बात काट दी। जिस सूची की वे बात कर रहे हैं वह है द किलिंग लिस्ट। ये वह सूची है जो सबसे अधिक ग्रिम मॉन्स्टर को मारने वाले शीर्ष 100 लोगों को दिखाती है, सोफिया ने रहस्यमय तरीके से कहा। इतनी जल्दी मत कहो, तुम्हें कभी नहीं पता कि मैं सूची में आ जाऊं। लियो और रेचेल ने इसे मजाक समझा और इस पर हंस पड़े, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनकी लड़ाई देखी है, भले ही मैंने इसे एक सेकंड के लिए देखा हो। मुझे पता है कि वे सूची में आ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे शीर्ष 8 सितारा अभिजात वर्ग हैं जो किसी भी 9 सितारा अभिजात वर्ग के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साथ वे आसानी से किसी भी प्रारंभिक 9 सितारा अभिजात वर्ग को मार सकते हैं और मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग के साथ समान रूप से लड़ सकते हैं। उनकी टीम वर्क बेजोड़ है और उनकी क्षमताएं एक दूसरे की पूरक हैं, जिसने उन्हें एक हत्या मशीन बना दिया है, खासकर जब लड़ाई भीड़भाड़ वाली होती है। यहां तक कि मैं जो किसी भी मिड-9 स्टार एलीट को मारने की शक्ति रखता हूं, इन दोनों बहनों को हराने में आश्वस्त नहीं हूं। समय बीतता गया और जल्द ही लड़ाई खत्म होने के बाद से आधा घंटा बीत गया और अब दोनों पक्ष अपने अपने समूहों में वापस चले गए थे। लेकिन अब मैंने ग्रिम राक्षस को देखा। मैंने ग्रिम राक्षसों की संख्या में स्पष्ट अंतर देखा। इस लड़ाई में उन्होंने लगभग 10 लाख से 1.4 लाख लोगों को खोया है, जबकि हमने लगभग 10 लाख से 40 लाख लोगों को खोया है। ये सिर्फ अनुमान है, वे कुछ घंटों में वास्तविक डेटा प्रकाशित करेंगे। फिर भी युद्ध का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर इसकी तुलना अन्य लड़ाइयों से की जाए जिसमें आधे लोग मारे जाते हैं,
फिर भी युद्ध के मैदान में चारों ओर बिखरी लाशों को देखकर मेरा दिल रो पड़ा। मैं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मौतें देख रहा हूं, और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इन स्तरों का युद्ध क्षेत्र सबसे छोटा था। मैंने सुना है कि मुख्य युद्ध क्षेत्र जो कि मध्य महाद्वीप पर है, वहां अरबों की संख्या में सेनाएं लड़ती हैं। मैं कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह युद्ध क्षेत्र कैसा होगा। ये बहुत शानदार होगा जहां शीर्ष शक्तिशाली लोग लड़ेंगे। मैं डर से कांप उठा, लेकिन उस परिदृश्य की कल्पना करने के बाद उत्साहित भी नहीं हो सका। $कैरेट और डॉलर। कर्कश आवाज युद्ध क्षेत्र में फैल गई और अगले ही पल ग्रिम राक्षस पीछे हटने लगा, और मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा कि वे मृतकों के शव नहीं ले जा रहे हैं। मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा कि ग्रिम मॉन्स्टर अपने साथी के शवों को लिए बिना ही चले जा रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई इंसान होता तो हम उस एक शव को नहीं छोड़ते जिसे हम छोड़ सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिम मॉन्स्टर इंसानों की तलवार के नीचे मरना बहुत अपमानजनक मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ये उनकी जाति से नीचे हैं। इसलिए वे उनके शरीर को वापस लेने के बजाय सड़ने देना पसंद करेंगे। हमने ऑक को जाते हुए देखा, लेकिन कोई भी ग्रिम राक्षस के शवों को इकट्ठा करने नहीं गया, क्योंकि ऐसा करने में अभी भी कुछ समय था। ग्रिम राक्षस के दूर चले जाने के बाद गैर लड़ाकू व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से शहर के द्वार से बाहर आया और मृत मानव शरीरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये काम केवल मनुष्य ही कर सकते थे, क्योंकि केवल हम ही स्टोरेज डिवाइस को संचालित कर सकते हैं। लूट का माल इकट्ठा करो, आवाज गूंज उठी और लाखों लोग अपनी होलोवॉच देखते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए। ड्रोन पूरी तरह से युद्ध को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उन्होंने हर एक हत्या को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया था। इसलिए किसी को शिकार का स्थान भूल जाने या किसी के द्वारा शिकार ले लिए जाने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक शिकार का स्थान मानचित्र में सटीक रूप से दर्शाया गया है। व्यक्ति को जाकर शवों को इकट्ठा करना होगा। मैंने इंतजार नहीं किया और जल्दी जल्दी शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ढेर सारे शव इकट्ठा करने थे। समय बीतता गया और मैं युद्ध के मैदान में ग्रिम राक्षसों के शवों को इकट्ठा करता रहा। मैं शवों को इकट्ठा कर रहा था, तभी मुझे लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। पहले तो कुछ ही थे, लेकिन फिर मैंने पाया कि सैकड़ों, फिर हजारों लोगों ने मुझे घूर लिया। पहले तो मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने शहर की दीवार और उसके ऊपर बने विशाल उभार की ओर देखा, तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सभी लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। दीवार के ऊपर मैंने एक विशाल प्रक्षेपण देखा, और उस प्रक्षेपण पर 100 लोगों की तस्वीरें और नाम हैं, जिसमें उनकी रैंक और अंक शामिल हैं। मेरे लिए ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं प्रथम स्थान पर हूं, लेकिन ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे अंक दूसरे स्थान पर रहने वाले से 4 गुना ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि मेरे अंकों और मुझसे नीचे रैंक वाले लोगों के अंकों में काफी अंतर है। मुझे उम्मीद थी कि मैं सूची में शीर्ष 10 में रहूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शीर्ष पर रहूंगा। मैंने सोचा था कि मैं शीर्ष 10 में सबसे नीचे रहूंगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे। युद्ध के मैदान में कम से कम 100 पीक 9 स्टार एलीट मौजूद थे। मैं उनसे बहुत कमजोर हूं। उनके खिलाफ मेरा एकमात्र फायदा मेरी गति है। इसी गति के कारण मैं 1 घंटे में हजारों राक्षसों को मार सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने कहा, जब मैंने मारे गए राक्षसों की संख्या की जांच की, तो मैंने कहा, मैं इतने अधिक अंक प्राप्त करने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि मैंने बहुत अधिक ग्रिम राक्षसों को मारा था। मैंने दूसरे स्थान पर आने वाले ग्रिम राक्षस की तुलना में 10 गुना अधिक राक्षसों को मारा था, लेकिन जब राक्षसों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया, तो ये शीर्ष 10 में सबसे खराब था। शीर्ष 10 में शामिल सभी लोगों ने मुझसे अधिक 9 सितारा अभिजात वर्ग को मारा था, जिसके कारण उन्हें अंक प्राप्त हुए, जबकि मेरे अंक उसी पर आधारित थे। हत्या की सूची सबसे महत्वपूर्ण सूची है, लेकिन 4 अन्य सूचियां भी हैं और मैं उनमें से 3 में हूं। इसलिए एक सूची में अनुपस्थित होने के अलावा मैं 4 अन्य सूचियों में मौजूद हूं। ये 5 सूचियां हैं: द किलिंग लिस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट, द फास्टेस्ट लिस्ट, द यूनिक लिस्ट और द अमेजिंग मूव्स लिस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट को छोड़कर मैं सभी 4 सूचियों में मौजूद हूं, लेकिन मैं अपने समूह में अकेला मौजूद नहीं हूं। कमरे में 2 अन्य लोग भी मौजूद हैं। सोफिया और रैना भी 3 सूचियों में शामिल थीं और मेरी तरह वे भी 2 सूचियों में शीर्ष पर रहीं। हत्या सूची में हत्याओं की संख्या का उल्लेख था, क्योंकि सबसे मजबूत सूची से पता चलता है कि कौन सबसे मजबूत है, जबकि सबसे तेज सूची से पता चलता है कि कौन सबसे तेज है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं सबसे तेज हूं।
उन्होंने मेरे सबसे तेज कैमरे पर एक प्रक्षेपण लगाया है जिसे ऊपर से शूट किया गया है। वहां मुझे चांदी के धुंधलेपन के रूप में देखा जा सकता है जो रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को काट रहा है। ड्रोन ने इन विधवाओं को बहुत अच्छी तरह से गोली मारी थी। उन्होंने मुझे बिना रुके 1 स्टार एलीट से लेकर 9 स्टार एलीट तक को मारते हुए दिखाया है। मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इस वीडियो का लिंक राहेल और अन्य लोगों को भेजने जा रहा हूं। पिछली 2 सूचियां थोड़ी भिन्न है, लेकिन ये सूची व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को दर्शाती है। सोफिया और रेन यूनिक लिस्ट और अमेजिंग मूव्स की सूची में शीर्ष पर हैं। यूनिक में लड़कियों की एबिलिटी आर्मर की शक्ति देखी जा सकती है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने लड़कियों को यह एबिलिटी आर्मर नहीं सिखाया होता तो मैं इस सूची में शीर्ष पर होती और 9वें स्थान पर नहीं होती। fewebnovel.com। ये दोनों जुड़वां बर्फ और आग के कवच धारण किए हुए बहुत ही आकर्षक लगते हैं, खासकर जब वे अपनी त्रुटिहीन टीम वर्क के साथ ग्रिम राक्षस से लड़ते हैं। पिछली सूची अद्भुत चालें सूची और यह भी मैं सूची में शीर्ष पर होगा अगर मेरे लिए शिक्षण नहीं तो क्षमता कवच। सोफिया और रैना सूची में शीर्ष पर थे जबकि मैं दूसरे स्थान पर आया था। इसके साथ एक वीडियो भी संलग्न है और यह युद्ध के मैदान पर सबसे अधिक देखा जाने वाला फुटेज है। इस वीडियो में जुड़वां बच्चों को बर्फ और आग की क्षमता वाले कवच पहने हुए देखा जा सकता है और वे 7-9 सितारा अभिजात वर्ग ग्रिम राक्षसों से घिरे हुए हैं। तभी 7 ग्रिम राक्षस हमला कर देते हैं, लेकिन जुड़वां भाई अपनी त्रुटिहीन और पूर्ण क्षमता के साथ हमलों का पूरी तरह से मुकाबला करते हैं और इस प्रक्रिया में ग्रिम राक्षसों को घायल कर देते हैं। उनकी लड़ाइयां ऐसी लग रही थी जैसे कि उन्हें स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो में शूट किया गया हो, क्योंकि लड़ाई में सभी रंगीन क्षमताएं देखी जा सकती थीं, जिनका मुकाबला शुद्ध सफेद बर्फ के कोहरे और लाल रंग की आग से किया जा सकता था। फिनिश काफी लंबा था, लेकिन इसे देखकर कोई बोरियत महसूस नहीं करेगा। मैं अमेजिंग मूवेस्ट लिस्ट में दूसरे स्थान पर हूं और यहां मुझे अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए देखा जा सकता है, जहां लड़कियों की लड़ाई आधे घंटे से थोड़ी अधिक लंबी है। मेरी लड़ाई सिर्फ 16 सेकंड लंबी है और क्योंकि यह धीमी हो गई थी, इसका मूल समय 4 सेकंड था। ये लोगों के लिए देखने के लिए बहुत तेज था। यहां मैं ग्रिम राक्षस को अति सुंदर कवच पहने हुए देख सकता था, यहां तक कि मेरा औसत चेहरा भी इसे पहने हुए सुंदर लग रहा था। मैं ग्रिम राक्षस की ओर बढ़ा। मैंने पहले राक्षस को मारा और अंतिम राक्षस को मारने से पहले 2 राक्षस का सिर काट दिया। ये लड़ाई मेरे लिए भी अवास्तविक लग रही थी क्योंकि जिस सटीकता के साथ मैंने हमला किया वह अविश्वसनीय था और मिनी विस्फोट की मदद से मैंने जो चालें चली वे और भी आश्चर्यजनक थीं। फुटेज बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होने के कारण लोग मेरी छोटी से छोटी हरकत को देख सकते थे। वे देख सकते थे कि जब मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया तो मेरे अंगों के पीछे केंद्रित आग की रोशनी कैसे दिखाई दे रही थी। वे देख सकते थे कि मैं ग्रिम राक्षस की छाती के केंद्र में अपनी तलवार कैसे घुसाता हूं। उन्होंने मेरी हड्डी टूटते और कुल्हाड़ी से मेरे कंधे को काटते हुए भी देखा। मैंने भी ये देखा। मैं अपनी इस हरकत पर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि मैं इस पर आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे इसमें कई खामियां भी दिखीं। मैं अपनी गलतियों को देख सकता था। जब मैं प्रशिक्षण लूंगा तो मैं उन्हें सुधार लूंगा। इस लड़ाई ने मुझे बहुत सारे बेहतरीन विचार दिए हैं। मैं समय मिलते ही उन्हें साकार करना चाहता हूं। मैं महसूस कर सकता था कि हजारों लोग मेरी ओर देख रहे हैं, जिससे मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। इतनी सारी लोगों की नजरें पहले कभी मुझ पर नहीं पड़ी थीं। अगर मैं इतनी सारी लाशें इकट्ठा न करता तो मैं जरूर शहर वापस चला जाता। अचानक मैं रुक गया। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने खुद से पूछा क्योंकि मैंने खुद को शवों को इकट्ठा करते हुए देखा। मैंने 10,000 से ज्यादा शवों को मारा है। अगर मैं शवों को इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं, तो भी मुझे इन सभी शवों को इकट्ठा करने में कम से कम आधा दिन लग जाएगा। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, जबकि मैं दूसरों को ऐसा करने के लिए नियुक्त कर सकता हूं? मैं अपने लिए शव एकत्र करने के लिए गैर लड़ाकू कर्मियों को नियुक्त कर सकता हूं। मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा था क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। हमेशा मैं ही उन राक्षसों के शव एकत्र करता हूं जिन्हें मैंने मारा है। मैंने कई बटन दबाए और राक्षसों के शवों को इकट्ठा करने के लिए कई सौ गैर लड़ाकू कर्मियों को काम पर रखा। मैंने अपने अधिकार उनके साथ साझा किए हैं ताकि वे मेरे द्वारा मारे गए ग्रिम राक्षसों के शवों को ट्रैक कर सके और अलार्म न बजाएं। हालांकि इतने सारे लोगों को काम पर रखना काफी महंगा है, लेकिन मेरे द्वारा मारे गए ग्रिम राक्षसों की अविश्वसनीय संख्या को देखते हुए मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है और अब मुझे बस आराम करना है और इंतजार करना है। उन्हें सभी शवों को इकट्ठा करने में 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा।
लड़ाकू कर्मियों को ग्रिम मॉन्स्टर्स के 10,000 से ज्यादा शवों को इकट्ठा करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने सोचा था कि उन्हें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने आधे घंटे पहले ही काम पूरा कर लिया था। मैं अब गेट के पास बैठा हूं और गिल्ड लीडर के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। लड़ाई खत्म होने के बावजूद हम अभी घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें निगरानी रखनी है और ग्रिम राक्षस के वापस आने की स्थिति में तैयार रहना है। इसलिए जब तक हमें इस बात की पूरी पुष्टि नहीं मिल जाती कि ग्रिम राक्षस वापस नहीं लौटेगा और दोबारा हमला नहीं करेगा, हम शहर में वापस प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब मैं बैठा था, मैंने देखा कि बहुत से लोग मेरे पास आ रहे थे और इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। कुछ साहसी लोग तो मुझसे बात करने लगे और मेरे साथ तस्वीरें भी खींचवाने लगे। मैं इस तरह के ध्यान से थोड़ा डर गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे इसकी आदत हो गई। मैं भले ही ठीक हूँ, लेकिन सोफिया और रेन ने लगभग भीड़ लगा दी। वहाँ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ जानलेवा भी हैं। कोई भी उन पर मोहित हो सकता है और शायद इसी वजह से उनके पीछे प्रशंसकों की भीड़ थी। अंत में उन्हें भागना पड़ा और लबादा व मुखौटे पहनकर एक बहुत ही गुप्त स्थान पर छिपना पड़ा। इन सूचियों ने उन्हें चौकी में सेलिब्रिटी का दर्जा दिलाया था और उन्हें पहले से ही बहुत समर्पित प्रशंसक मिल गए थे, जो चाहे वे कुछ भी करें उनसे दूर नहीं जाएंगे। मुझे उस लड़की की हालत देखकर बहुत हंसी आई और मैंने उन्हें एक शांत संदेश भेजकर उनकी हालत का मजाक उड़ाया। उनकी तुलना में मेरी हालत बहुत बेहतर है। लोग मुझे देखते हैं और कुछ साहसी लोग मेरे पास आते हैं और वे फोटो लेने और कुछ छोटी मोटी बातें करने के बाद जल्दी ही चले जाते हैं। प्रशिक्षक, आप अद्भुत हैं, जेन ने कहा। जब वह 4 अन्य लोगों के साथ मेरे पास आई तो मैं उनमें से 5 की आंखों में उत्साह देख सकता था। टीना के चेहरे पर तो लगभग कट्टरता का भाव था, जिससे मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हूं, मैंने ऊपर सिल्वर एलीट और गोल्डन एलीट की ओर खड़े लोगों की ओर देखते हुए कहा। सिल्वर और गोल्डन एलीट के सामने मेरी यह छोटी सी योग्यता कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। इस लड़ाई ने मेरी आंखें खोल दी थीं। इसने मुझे एक नया लक्ष्य दिया और वह है अपनी शक्ति को गोल्डन एलीट तक ले जाना, अगर संभव हो तो उसके शिखर तक पहुंचना। हालांकि यह बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं इसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, बशर्ते मैं अपना सब कुछ देता रहूं और थोड़े भाग्य की मदद से मैं गोल्डन एलीट बनने में सक्षम हो सकता हूं। freewebnoel.com। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं प्रतियोगिता के समय तक पहुंचने से पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे पता है क्योंकि 1 वर्ष में स्वर्णिम अभिजात वर्ग एक मूर्ख का सपना है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। फैल जाओ। समय बीतता गया और युद्ध समाप्त हुए 4 घंटे बीत गए। तभी आखिरकार युद्ध के मैदान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये सुनकर कि हजारों लोग गेट से भाग रहे हैं, मैंने भी आसमान में छलांग लगाए और अपने अपार्टमेंट की ओर चल दिया। रास्ते में मेरी मुलाकात जुड़वां बच्चों से हुई और मैंने उनसे उनकी नई नई सेलिब्रिटी स्थिति और उनके प्रशंसकों की भीड़ के बारे में थोड़ा मजाक किया, जिनमें से कुछ हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। जल्द ही हम अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए और अपने अपने अपार्टमेंट की ओर जाने के लिए अलग हो गए। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो ड्रोन पहले से ही खाने के साथ वहां मौजूद था। मैंने ड्रोन से खाने का डिब्बा लिया और उसमें रखा खाना खोला ताकि एशलिन खा सके और मैं नहाने चला गया। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यदि मेरे शरीर पर सूखा पसीना न होता तो मैं खाना खाता और सोता। मैं आधे घंटे में ही नहाकर बाहर आ गया और सीधे खाना खाने लगा। मैंने इंतजार करते समय कुछ स्नैक्स खाए थे, लेकिन वे मेरी भूख को शांत नहीं कर पाए। मैंने तब तक खाया जब तक कि मैं तृप्त नहीं हो गया और फिर बिस्तर पर लेट गया। मैंने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थीं और लगभग सो ही गया था कि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फिर से अपनी आंखें बंद करने से पहले कुछ बटन दबाए। मैंने अभी अभी जो किया था वह ये था कि मैंने अपनी होलोवॉच को साइलेंट मोड पर रख दिया था। मैं पूरे दिन लगातार संघर्ष करते हुए बहुत थक गया हूं और कल मैं देर तक सोना चाहता हूं, इसलिए इस डर से कि कोई मुझे बुला न ले, मैंने अपनी होलोवॉच को बंद कर दिया है ताकि मैं रात को बिना किसी रुकावट के सो सकूं। आंखें बंद करने के एक क्षण बाद ही मैं गहरी नींद में सो गया और बिना किसी व्यवधान के गहरी नींद सो गया। जब मैं उठा तो मेरी खिड़की के बाहर चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था और मुझे पता चला कि मैं दोपहर तक सोया था। 12 घंटे सोने से मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई, मेरे शरीर में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बिस्तर से उठते ही मुझे लगा कि मेरा शरीर सामान्य से हल्का है और मैं अधिक मुक्त भी महसूस कर रहा था।
अगर मैं कल किया गया वह खतरनाक कदम उठाऊं तो मैं अब ज्यादा कुशल हो जाऊंगा और बहुत कम गलतियां करूंगा। युद्ध ने मुझे बहुत अनुभव दिया है, जब तक मैं इसे पचा लूंगा मेरी शक्ति कम होती जाएगी। कुछ देर तक अपनी गतिविधियों की जांच करने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके बाद मैंने एशलिन और अपने लिए जल्दी से नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ता 15 मिनट में तैयार हो गया और मैंने उसे एशलिन के साथ खाया। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक कॉल और ईमेल आए हैं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। जब मैंने उन्हें देखा तो पाया कि बहुत सारे मिस्ड कॉल और ईमेल आए हैं। मुझे सबसे ज्यादा कॉल करने वाली रेचल है, उसके पास सबसे ज्यादा मिस्ड कॉल हैं, जो पिछली रात से लेकर सिर्फ 15 मिनट पहले तक की हैं। दूसरे लोगों के भी मिस्ड कॉल हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मैं सिर्फ एक बार मिला था। मिस्ड कॉल्स चेक करने के बाद मैंने ईमेल चेक करना शुरू किया। मुझे बहुत सारे ईमेल मिले जो महत्वहीन लोगों के थे, सिवाय 5 मेल के जो गिल्ड और एडवेंचरर्स पैराडाइज द्वारा भेजे गए थे। मैं ईमेल पढ़ना चाहता था क्योंकि वे आवश्यक लग रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे लिए कुछ आवश्यक कार्य था जिसके लिए किसी को फोन करना था। 3 मैं कॉल बटन पर टैप करने ही वाला था कि तभी मेरी होलोवॉच पर रेचल का नाम गूंज उठा और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका उत्तर दे दिया। आप अद्भुत थे। जैसे ही मैंने कॉल स्वीकार किया, रेचेल ने कहा, मैं अपनी हेलोवॉच पर उसका छोटा सा प्रोजेक्शन देख सकता था और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देख सकता था। धन्यवाद। मैंने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उससे संपर्क किया था। लड़ाई खत्म होने के बाद मैंने उसे प्रभावित करने के लिए अपनी लड़ाई का लिंक भी भेजा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं उसे आश्चर्यचकित कर सकता हूं, जिससे मुझे खुशी हुई। हर कोई आपके प्रदर्शन से आश्चर्यचकित है और मेरी बहन आपकी लड़ाई की क्लिप देखने के बाद सीधे प्रशिक्षण लेने जा रही है। उसने हंसते हुए कहा, राहेल की छोटी बहन सारा, जो लड़ाई से जुनूनी है। मैं उसके चेहरे पर आए भाव की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, जब उसने उस लड़के की ओर देखा होगा जो एक के बाद एक 9 स्टार एलिट को काट रहा। उस पर कठोर मत बनो, मेरी बहन आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करती। उसने कहा क्योंकि उसने मेरी अभिव्यक्ति देखी और वह समझ गई कि मैं क्या सोच रहा था। स्नो, मैंने धीरे से कहा, सारा बुरी नहीं है, लेकिन उसे दूसरों को नीची निगाह से देखने की आदत है, न केवल मुझे बल्कि दूसरों को भी। यही कारण है कि बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते। वैसे सोफिया और रैना अपने बर्फ और आग के कवच में बहुत सुंदर लग रही थी, उसने कहा, और किसी कारण से मेरा दिल धड़क उठा, मुझे चेतावनी देते हुए कि मैं बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। मुझे इसमें सावधानी से चलना चाहिए, एक छोटी सी गलती और मैं चला जाऊंगा। आपने इसे बनाने में उनकी मदद की होगी, है ना? उसने पूछा। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज और चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं बता सकता था कि जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें चमक रही थीं और ईमानदारी से कहूं तो ये देखकर मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। हाँ, मैंने कहा, यदि परिचित व्यक्ति अब मुझे सुनेगा तो वह देखेगा कि मेरी आवाज एक सप्तक कम हो गई है। मैं लड़कियों के साथ काम करने में भले ही अनुभवहीन हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ भी नहीं हूं। हालांकि मुझे पता है कि राहेल मुझसे जुड़वां बच्चों को एबिलिटी आर्मर बनाना सिखाने से नाराज नहीं है, लेकिन वह खुश भी नहीं है, और मैं उसकी आंखों में ईर्ष्या के लक्षण भी देख सकता हूं, जो कि बहुत बुरी बात है। तुम भी मुझे सिखाओगे ना? उसने धीमे स्वर में पूछा। ये सुनकर मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन सी दौड़ गई। मैंने जो उन्हें बनाने में मदद की है वह सबसे बुनियादी चीज है, लेकिन तुम्हारा कवच उनसे बेहतर होगा। मैंने इसके लिए पहले से ही कुछ विचार सोच रखे हैं, मैंने समझाया। मैंने अभी जो कहा वह आधा सच था। जुड़वां भाई केवल अपनी क्षमता पर नियंत्रण के कारण ही मूल क्षमता कवच बनाने में सक्षम थे। अगर वे अपनी क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो उनका कवच अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। यह अच्छी बात है। ओह, और सारा और मैक्स ने इसमें कुछ रुचि दिखाई है, क्या आप उनकी मदद करेंगे? उसने पूछा। क्यों न, तुम अपने माता पिता और कुछ चचेरे भाइयों को भी इसमें शामिल कर लो, मैं उनकी भी मदद कर दूंगा। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया। बेशक, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसके भाई बहनों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। सारा हमेशा मुझे नीची नज़र से देखती थी और उसका भाई मैक्स हमेशा मुझ पर गुस्से से नजरें गड़ाए रहता था, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं नहीं कहोगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठी। हमने आधे घंटे तक और बात की, फिर मैंने फोन रख दिया और अपने दूसरे दोस्तों को फोन किया क्योंकि उन्होंने भी मिस्ड कॉल और वॉइसमेल छोड़े थे।
मुझे सभी के कॉल का जवाब देने में 1 घंटा लग गया, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कॉल करके या उन्हें जवाब भेजकर। तभी मुझे गिल्ड और एडवेंचरस पैराडाइज द्वारा भेजे गए ईमेल पढ़ने का समय मिला, और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरे चेहरे पर खुशी की मुस्कान उभर आई, क्योंकि प्रत्येक मेल पहले से भी बड़ा आश्चर्य दे रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मैंने खुद से कहा, और आखिरी पत्र पढ़ने के बाद खिड़की बंद कर दी। गिल्ड और एडवेंचरस पैराडाइज दोनों ने मेरे अधिकार को उन्नत कर दिया था। इतना ही नहीं, अब मैं जब चाहूं आउटपोस्ट छोड़ सकता हूं। इस युद्ध ने नौसिखियों को इतना अनुभव दे दिया था कि अब उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज जो उन्होंने मुझे दी है वह है उनकी गुप्त विधि तक पहुंच। गिल्ड और एडवेंचर पैराडाइज दोनों ने मुझे गुप्त कौशल के साथ 100 घंटे का समझ का समय दिया है, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सभी विधियां एक जैसी दिखती थीं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक गुप्त विधि का 1/4 25% भाग ऊर्जा को मजबूत करने से बना होता है। केवल 1/4 गुप्त विधि का उपयोग करने में सक्षम होने के बाद ही वे वास्तविक गुप्त विधि के संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन नाइट चरण में ये लगभग असंभव है। वर्तमान में मैं गुप्त विधि का केवल 1% ही उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं 2% करने की कोशिश करूं तो मेरा पूरा शरीर बिखर जाएगा। गुप्त विधियां भगवान के लिए हैं और मंच से ऊपर हैं। नाइट स्टेज में हम ऑकल्ट विधि के केवल छोटे हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि गोल्डन एलीट भी ऑकल्ट ऊर्जा का 10% से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को फोन किया और घर के लिए सबसे पहले टिकट बुक कर लिया। मेरे पास आधिकारिक पहुंच होने के कारण मुझे स्पीडी एयरशिप का टिकट मिल गया जो परसों रवाना होगा। यह मुझे घर तक पहुंचने में 5 से 6 दिन की बजाय 3 दिन का समय लेगा। इसका मतलब है कि मैं लगभग 1 सप्ताह पहले ही निकल जाऊंगा और 18 दिन घर पर बिताऊंगा। मैं घर पर बिताए जाने वाले शांतिपूर्ण समय को लेकर उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम बैटलफील्ड में आए मुझे करीब 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में मैं पूरी तरह से आराम नहीं कर पाया हूं। अब जब मैं घर जा रहा हूं तो मैं आराम कर सकता हूं और अपने दिमाग और शरीर को आराम दे सकता हूं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। अपनी होलोवॉच की सभी खिड़कियां बंद करके मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया और साथ ही मन उन चीजों की सूची भी बना ली जो मैं करना चाहती थी। समय बीतता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि 2 दिन बीत गए। मैं अभी खुद को तैयार कर रहा हूं क्योंकि मुझे 10 मिनट में उस एयरशिप के लिए निकलना है जिसे मुझे चुनना है। मैंने अपने स्टोरेज में रखी हर चीज की दोबारा जांच कर ली है, जो चीजें मैंने अपने माता पिता और बहन के लिए लाई हैं, और कुछ अन्य चीजें जिनकी मुझे जरूरत होगी। ये चौकी एक युद्ध चौकी हो सकती है, लेकिन यहाँ लगभग कुछ भी मिल सकता है। इन चौकियों का सीधा संबंध मध्य महाद्वीप से था और वहां से कई चीजें यहाँ आती थीं, इसलिए जब तक चीजें दुर्लभ न हो कोई उन्हें प्राप्त कर सकता था। अगर वह मौजूद न हो तो कोई प्रीमियम देकर उसे मंगवा सकता था। पिछले 2 दिन ऐसे बीत गए कि मुझे पता ही नहीं चला, और मजेदार बात यह है कि मेरे पास उन ग्रिम राक्षसों को काटने का भी समय नहीं था जिन्हें मैंने मारा था। न केवल मेरे पास बल्कि अन्य लोगों के पास भी उन्हें काटने का समय नहीं था, क्योंकि हर कोई खरीदारी और कुछ महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त था। पिछले 2 दिनों में मैंने न केवल ढेर सारी खरीदारी की है बल्कि अन्य काम भी किए हैं, जैसे नए लोगों को कुछ सामान देना। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है और कुछ चीजें जो मेरे पास बड़ी मात्रा में हैं। मैंने उनमें से कुछ उन्हें दे दी हैं, इससे उनके अभ्यास की गति में सुधार होगा। अगर मेरे पास ऐसे संसाधन होते जो मैंने उन्हें आउटपोस्ट के पहले महीने में दिए होते तो मेरी प्रगति बहुत अधिक होती। पिछले 2 दिनों में जमा करने में एकमात्र बात यह हुई कि मैं अपने टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए सभी सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं था। कल वाइस गिल्ड मास्टर ने मुझे ये कहकर आश्चर्यचकित कर दिया था कि उसे उम्मीद से पहले एक सामग्री मिल गई थी। मुझे लगा कि उसे प्राकृतिक खजाना नहीं, धातु मिली है, लेकिन मेरी निराशा के लिए उसे प्राकृतिक खजाना मिल गया था। अगर उसे धातु मिल जाती तो मैं अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बना पाता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही प्राकृतिक खजाना है। तो उस छोटी सी निराशा को छोड़कर पिछले 2 दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आप इतनी देर से क्यों आए? हम 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, आप जानते हैं, सोफिया ने मुझसे कहा जब मैं अपने अपार्टमेंट की इमारत से बाहर आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मेरी बात काट दी। उसके बाद मैं और रैना उसके पीछे पीछे हवाई अड्डे की ओर उड़ चले। 15 मिनट बाद हम वहां पहुंच गए जहां लियो और रेचेल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चलो चलें, हवाई जहाज 15 मिनट में उड़ जाएगा, लियो ने हमसे कहा और हम हवाई जहाज की ओर चल पड़े।
हवाई जहाज भी लगभग 150 मीटर लंबा था, लेकिन ये पिछले हवाई जहाज की तुलना में बहुत पतला लग रहा था जिसे मैं हवाई अड्डे पर लाया था। इस एयरशिप में सामान्य एयरशिप की तुलना में 6 ज्यादा थ्रस्टर्स थे, जिससे हमारी यात्रा तेज हो जाएगी। हालांकि टिकट काफी महंगा है, लेकिन यात्रा का आधा समय इसके लायक है। सोफिया ने कहा, वाह, यह एयरशिप उस एयरशिप से कहीं ज्यादा आलीशान है जिसमें हम आए थे। हमने एयरशिप में प्रवेश किया। जब मैंने एयरशिप बुक की थी तब मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी और मुझे पता था कि यह आलीशान एयरशिप है जिसमें सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखने पर मुझे लगा कि यह जहाज और भी बेहतर है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने जहाज पर लोगों की युद्ध शक्ति पर ध्यान दिया। उन सभी के पास 3 सितारा अभिजात वर्ग से ऊपर की युद्ध शक्ति थी। मैंने जहाज से कुछ पीक 9 सितारा अभिजात वर्ग को भी महसूस किया। यह जहाज मध्य क्षेत्र से आया था, और यदि मुझे अपने अधिकार में उन्नयन नहीं मिलता तो मैं इस तीव्र एयरशिप को कभी बुक नहीं कर पाता। हम सीधे ग्रेट हॉल में गए और वहां लगे बार से कुछ रिफ्रेशमेंट मंगवाए। हमने इंतजार किया, वहां कुछ समय बिताया और उड़ान भरने से 5 मिनट पहले अपने अपने स्वीट्स की ओर चल दिए। केबिन स्वीट पिछली बार की तरह छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा आलीशान है। मैं खिड़की के पास बैठकर एयरशिप के उड़ने का इंतजार कर रहा था। मुझे जमीन पर नज़ारा देखना अच्छा लगता है जो एयरशिप के उड़ने पर छोटा होता जाता है। एयरशिप में उड़ना कहीं अधिक बेहतर है और स्वयं उड़ते हुए अन्य चीजों की चिंता किए बिना दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। जल्द ही एयरशिप ऊपर की ओर उड़ने लगी और नीचे चौकी छोटी होती गई और मैं हथेली की तरफ हरे रंग से घिरे काले धब्बे में तब्दील हो गया। जैसे ही एयरशिप पर्याप्त दूरी पर पहुंची, उसने अपने थ्रस्टर्स को सक्रिय कर दिया और तेज गति से उड़ान भरी। मुझे ये कहना है कि यह एयरशिप बहुत तेज है। जब इसके सभी थ्रस्टर्स पूरी तरह से सक्रिय हो गए तो ये बहुत ही सटीक स्थान पर जाने लगा। जैसे ही एयरशिप ने हवा को भेदते हुए उड़ना शुरू किया, नीचे की चौकी तुरंत गायब हो गई। समय बीतता गया और 3 दिन पल भर में बीत गए। 3 दिनों में थोड़ा अभ्यास करने और सोने के अलावा मैंने लियो और राहेल को बुनियादी क्षमता कवच सिखाया। उनके साथ मैंने जुड़वा बच्चों के साथ जितना विस्तार से जाना था उतना नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने पूरी बुनियादी बातें सिखाईं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे 1 या 2 महीने में बुनियादी क्षमता कवच बनाने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे घूमने वाले कवच जैसे जटिल कवच बनाने के लिए यह उनकी बुद्धि और उनकी क्षमता पर नियंत्रण पर निर्भर करेगा। क्षमता कवच ने काफी बढ़ावा दिया, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता थी, विशेष रूप से उनकी क्षमता और आत्मा शक्ति के नियंत्रण पर। इन 2 चीजों ने कवच को मजबूत बना दिया। जब मैंने स्विंगिंग कवच पहना तो मुझे अपनी आत्मा के रेशों को 100 से अधिक भागों में विभाजित करना पड़ा। प्रत्येक रेशा एक भंवर को नियंत्रित करता है और पूरे कवच में सैकड़ों छोटे और बड़े भंवर हैं, और यह नहीं भूलना चाहिए कि मुझे उन रेखाओं के भूमिगत नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए कुछ आत्मा रेशों का उपयोग भी करना पड़ा। जब मैं अपनी क्षमता कवच के बारे में सोचता हूं तो मुझे काफी गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और ऐसा कुछ बनाने के लिए दूसरों को भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ट्रिंग ट्रिंग, मेरा होलोवॉच बज उठा और होलोवॉच पर उस व्यक्ति का नाम है जिसने 3 घंटे पहले फोन किया था। क्या तुम अभी तक घर पहुंच गए हो? जब मैंने फोन उठाया तो सुना, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। मैंने आह भरते हुए उत्तर दिया, यह एलेन है। वह कल से मुझे फोन कर रही है और कह रही है कि उसने मेरे लिए घर पर एक बड़ा सरप्राइज भेजा है और मुझे उसे देखना चाहिए। ठीक है, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है कि तुम इसे चेक करो। घर पहुंचते ही इसे चेक करो, उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया और फोन काट दिया। उसने जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज भेजी होगी जिसके लिए वह इतनी उत्साहित है, और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, इसलिए मैं घर पहुंचते ही इसकी जांच करूंगा। रेचल की तरह वह भी राजधानी वापस आने से पहले 5 दिन और अपनी चौकी में फंसी हुई है। हाँ, राजधानी। रेचल ने कुछ महीने पहले अपने माता पिता को राजधानी में शिफ्ट कर दिया था। अगर मेरे पिता को राजधानी में नौकरी नहीं मिलती तो मैं उससे मिलने राजधानी आता। 1 और घंटा बीत चुका था और अब एयरशिप के राजधानी पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। जैसे ही एयरशिप घर के करीब पहुंची, मैं उत्साहित होने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, आधा घंटा बीत गया और मैं अपने केबिन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरी होलोवॉच फिर से बज उठी। मुझे लगा कि यह लेन है और मैं उस पर चिल्लाने ही वाला था कि मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला कि यह लेन नहीं बल्कि जिल है। क्या तुम अभी तक घर पहुंच गए हो? मुझे फोन आया और वही झुंझलाहट भरा सवाल सुनने को मिला जो मैं पिछले कुछ समय से सुन रही थी।
लेकिन इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया, जो उसकी मीठी आवाज सुनकर और उसका प्यारा चेहरा देखकर परेशान हो जाता। नहीं, लेकिन मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। अच्छा, विल, और मैंने सारी सामग्री एकत्र कर ली है। अब आपको बस वह ब्लूप्रिंट भेजना है और हम अपना सम्राट वर्क टोटेम आर्टिफैक्ट तैयार करेंगे, उसने कहा। आप लोग सारी सामग्री एकत्र कर सकते हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा और अपने आप को कोसने लगा। जिल एक सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृति का निर्माण कर रही है और इसके लिए आवश्यक सामग्री बहुत दुर्लभ है, जिसमें एक प्राकृतिक खजाना भी शामिल है। वह और उसका भाई अकेले जुड़वा नहीं है और राहेल पक्ष के लोग भी चीजों को इकट्ठा करने में सक्षम है। केवल मैं अपने दोस्तों के समूह में अकेला रह गया था जो टोटेम कलाकृतियों की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। हाँ, मेरे पिता का मध्य महाद्वीप में कुछ संबंध था, उसने कहा। वही जवाब, मेरे दोस्तों ने भी यही कहा, बस अलग संदर्भ में। काश मेरे माता पिता के भी मध्य महाद्वीप में कुछ संपर्क होते। मुझे अच्छा लगता अगर मेरे माता पिता मध्य महाद्वीप के किसी व्यक्ति को जानते, मैंने मजाक में सोचा। ओह, मैंने आपके लिए कुछ भेजा है, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। कुछ देर बाद जिल ने कहा। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसने क्या भेजा है, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही उसने फोन काट दिया। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ये लड़कियां जो सामान भेज रही थी, उसे लेकर बहुत उत्साहित थीं, जिससे मुझे भी उनके भेजे सामान के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। सोफिया ने कहा, आखिरकार घर आ गया। हम हवाई जहाज से बाहर निकले। हाँ, आखिरकार। मैं घर नहीं कह सका क्योंकि यह राजधानी में मेरा पहला दौरा था। जैसा कि मैंने तस्वीरों में देखा है, कैपिटल मेरी अपेक्षा के अनुरूप भव्य है और आउटपोस्ट के नीरस रंग के बाद काफी तरोताजा महसूस हुआ। आउटपोस्ट के हमेशा गंभीर माहौल की तुलना में ये थोड़ा खुशनुमा भी लगा। हम हवाई अड्डे से बाहर निकले और शहर के मुख्य भाग की ओर उड़े। आम लोगों के लिए शहर के मुख्य भाग के ऊपर से उड़ना निषिद्ध है, लेकिन गिल्ड बैच के कारण हम उसके ऊपर से उड़ सके। मेरे माता पिता भी शहर के मुख्य भाग में रहते हैं। जिस संगठन के लिए मेरे पिता काम करते थे, उसने उन्हें एक छोटा सा विला उपलब्ध कराया है, इसलिए हम सभी शहर के मध्य भाग की ओर जा रहे हैं। माइकल, कल आना मत भूलना, सोफिया ने कहा। चिंता मत करो, मैं वहां आ जाऊंगी, मैंने अपने माता पिता के घर की ओर बढ़ने से पहले कहा जबकि वे अपने घर की ओर चले गए। हमारे समूह में रेचल को छोड़कर सभी राजधानी से हैं। रेचल भी राजधानी में एक दिन के लिए जुड़वा बच्चों के घर पर रुकेंगी। समारोह समाप्त होने के बाद वह कल वेस्टब्लिड के लिए रवाना होंगी। कल जुड़वा बच्चे अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बनाने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है। टोटेम आर्टिफैक्ट बनाना एक बड़ी बात है, खासकर सम्राट ग्रेड आर्टिफैक्ट जो उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। यही कारण है कि राहेल एक दिन के लिए राजधानी में रुक रही है, अन्यथा वह पहले ही पश्चिमी देशों के लिए रवाना हो चुकी होती। कुछ मिनट की उड़ान के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। अन्य लोगों की तरह मैंने अपने माता पिता को अपने जल्दी आने के बारे में नहीं बताया। वे अब भी यही सोचते हैं कि मैं एक सप्ताह बाद आ रहा हूं। धप, मैं जल्द ही अपने माता पिता के घर पहुंच गया और उसके गेट के सामने उतरा। संगठन ने बहुत बढ़िया आवास की पेशकश की है, मैंने उस छोटे से विला को देखते हुए कहा जो मेरे पिता ने उन्हें दिया था। हालांकि विला छोटा था और यह सुंदर दिख रहा था, छोटे परिवार के लिए एक आदर्श स्थान था। डिंग डोंग, मैंने गेट पर स्क्रीन को छुआ और हल्की सी आवाज गूंजी। अब मुझे बस इंतजार करना है और उन्हें आश्चर्यचकित होना है। क्लिक, माइकल, दरवाजा खुला और अगले ही पल मेरी मां ने आश्चर्य से जोर से चिल्लाया क्योंकि उन्होंने मुझे दरवाजे पर इंतजार करते देखा। भाई, लेकिन मेरी नजर मेरी मां पर नहीं, बल्कि पीछे से आती हुई एक छोटी सी चोटी वाली बच्ची पर थी, और जब उसने मुझे देखा तो वह भी अपने बच्चे की आवाज में, प्यारी सी आवाज में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। माँ, क्या आप ऐसा करेगी? मैंने अपनी हैरान माँ से कहा और गेट की ओर इशारा किया, जिसे वह आश्चर्य में खोलना भूल गई। ओह, उसने कहा और जल्दी से होलोवॉच पर कुछ बटन दबाए, और अगले ही पल गेट खुल गया और मैं अंदर चला गया। क्या तुम एक सप्ताह बाद नहीं आने वाले थे? माँ ने पूछा। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा हुआ और मुझे जल्दी जाना पड़ा, मैंने जवाब दिया और फिर झुककर अपनी बहन को उठा लिया। कैसी है मेरी प्यारी छोटी बहन? भाई को तुम्हारी बहुत याद आई, मैंने बच्चे जैसी आवाज में कहा। फिर मैंने उसे उठाया और उसके गोल मटोल गालों को चूमना शुरू कर दिया, जिससे वह खुशी से चिल्ला उठी। कैंडी की परवाह मत करो, उसने अपने गोल मटोल गालों को चूमने के बाद बच्चे की आवाज में पूछा। तुम बहुत होशियार हो, मैंने कैंडी का एक छोटा पैकेट निकाला और कहा।
मैं कैंडी दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले भाई के गालों को चूमना होगा। मैंने उसके सामने कैंडी का पैकेट लहराते हुए पूछा। उसने एक पल के लिए कैंडी के पैकेट को देखा और फिर मेरे गालों को चूमना शुरू कर दिया। ये लो, मैंने कहा और उसे कैंडी के पैकेट दिए, जिसे उसने बिना एक पल भी इंतजार किए खाना शुरू कर दिया। माइकल उससे बहुत अधिक नाश्ता नहीं देता। जब उसका पेट नाश्ते से भर जाता है तो वह खाना नहीं खाती, मोन ने हॉल में जाते हुए कहा। ये तो बस छोटे छोटे नाश्ते हैं माँ, मैंने कहा, और अगले ही पल मैंने पाया कि दो भूरे रंग की चिड़िया मेरी ओर आ रही हैं और उन्हें देख रही हैं। एशलिन उनसे मिलने के लिए मेरे कंधे से बाहर निकली। वैसे पापा कहाँ हैं? मैंने पूछा। मेरे पापा हॉल में नहीं हैं, वे अपनी लैब में व्यस्त हैं। चिंता मत करो, वे जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, माँ ने कहा। मैंने सिर हिलाया और कैरोलीन को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया, जो व्यस्तता से एक के बाद एक कैंडी खा रही थी। माँ, क्या मेरे नाम से कोई पार्सल आया है? मैंने पूछा। अगर मैंने अभी पार्सल नहीं खोला तो मैं कभी भी एलेन से इसका अंत नहीं सुन पाऊंगा। हाँ, दो हैं, एक आईडी एलेन की है और दूसरी जिलियन नाम की लड़की की है। माँ ने मुझे दो पैकेट देते हुए कहा। दोनों पैकेट छोटे हैं, बस एक पतला और सपाट है जबकि दूसरा एक छोटा बॉक्स है। आंसू आंसू। मैंने सबसे पहले उस चीज और फ्लैट पैकेज को खोला क्योंकि उस पर एलियंस का नाम था और मुझे जिज्ञासा थी कि उसके अंदर क्या है। इसलिए मैंने पैकेजिंग को फाड़ दिया और उसके अंदर एक कार्ड था जिस पर निमंत्रण लिखा था। यह एक फोल्डिंग स्टाइल कार्ड है, इसलिए मैंने इसे खोला और पढ़ा कि एलेन ने जो निमंत्रण भेजा था वह क्या है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने बहुत जोर से कहा। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि न केवल मेरी माँ ने मेरी ओर देखा, बल्कि मेरी बहन ने भी, जो कैंडी खाने में व्यस्त थी, उसकी ओर देखा। क्या है? मेरी माँ ने पूछा, मुझे जोर से गालियां देते हुए देखकर। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे कार्ड थमा दिया। जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी आंखें भी बाहर निकल आई थीं। वाकई बहुत बुरा हुआ, उसने कुछ देर बाद कहा। एलेन ने जो निमंत्रण भेजा था वह उसकी सगाई का निमंत्रण है। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि उसकी पुरानी आदत थी कि वह कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलती रहती थी। उसने हमारे स्कूल की लगभग हर लड़की के साथ संबंध बनाए थे, जिसमें वह भी शामिल थी जिसके साथ मैं डेट करना चाहता था। हालांकि मुझे पता था कि उसकी एक गंभीर गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर होगा कि वे सगाई कर लेंगे। इस सगाई के निमंत्रण को देखकर मैं उसकी इस रहस्यमयी गर्लफ्रेंड के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया हूँ। उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है जो 2 साल से कुछ अधिक समय से है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा था। वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी गुप्त रखती थी। उसने कभी भी सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर पोस्ट नहीं की थी। खैर, मैं अंततः उसकी रहस्यमयी गर्लफ्रेंडर्स और उस टीचर से मिल पाऊंगा जिसके बारे में वह इतनी बातें करती थी। मुझे बस 9 दिन और इंतजार करना होगा। आंसू आंसू। कार्ड को अपने पास रखते हुए मैंने जिल द्वारा भेजा गया छोटा पैकेट लिया और उसकी पैकिंग फाड़कर उसे खोल दिया। भाड़ में जाओ, माइकल। जब मैंने देखा कि जिल ने मेरे लिए क्या भेजा है और मेरी माँ ने मुझे इतनी जोर से डांटा कि मेरी छोटी बहन भी मुझ पर दया की दृष्टि से देखने लगी, तो मैंने जोर से कोसा। माइकल, अपनी बहन के सामने बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो, माँ ने कहा। लेकिन मैं ये सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि मैं उस चीज को देख रहा था जो जिल ने मुझे भेजी थी। उस चीज को देखकर मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं उत्साह में कांप रहा था। मैंने बहुत सी रहस्यमयी चीजें देखी हैं, लेकिन जब भी मैं इन्हें देखता हूं तो मैं उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाता। जिल ने मुझे जो भेजा था वह ज्ञान क्रिस्टल है। इसे देखकर मैं विश्वास नहीं कर सका कि उसने ये क्या भेजा था, क्योंकि इसका मूल्य सम्राट ग्रेट ब्लूप्रिंट से कहीं अधिक था जो मुझे भाई बहनों को दिया गया था। मैंने उस नोट को निकालने से पहले कुछ देर तक ज्ञान क्रिस्टल को देखा। जब मैंने नोट पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि उसने मुझे ये नोट क्यों भेजा है और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा था, जब वह खंडहर में प्रवेश कर गई थी तो वह सीधे टूटे हुए अवशेष में पहुंच गई थी, जहां उसे 7 ज्ञान क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उसे घोर निराशा हुई क्योंकि वे सभी एक जैसे थे। कोई भी व्यक्ति एक प्रकार के केवल एक ही ज्ञान क्रिस्टल का उपयोग कर सकता है तथा उसी प्रकार के ज्ञान क्रिस्टल को आत्मसात नहीं कर सकता। उसे 7 ज्ञान क्रिस्टल मिले थे, वह और उसका परिवार 4 का इस्तेमाल करते और बाकी एक उसने मुझे भेज दिया था। अगर वह चाहती तो उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती और सम्राट को ब्लूप्रिंट और उसके लिए सामग्री मिल जाती। फिर भी उसने मुझे ये दे दिया। मैं उसके इस भाव से बहुत प्रभावित हुआ। केवल एक निराशाजनक बात ये थी कि उसने यह नहीं बताया कि यह किस प्रकार का ज्ञान है। खैर, जब मैं इसे आत्मसात कर लूंगा तब मुझे इसका पता चलेगा। माइकल, यह क्या है?
माँ ने कहा, और उसकी आवाज़ बहुत करीब थी, और मैं चौंक गया कि मैंने गलती से ज्ञान क्रिस्टल को छू लिया। मैं जोर से गाली देने वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने दूसरी बार गाली दी, तो ये बहुत बुरा होगा, खासकर मेरी बहन मेरी गोद में। मैंने स्वयं को रोका और सोफे पर लेट गया तथा ज्ञान आत्मसात की सामान्य प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने पुनः ज्ञान क्रिस्टल को छुआ, लेकिन परिणाम वही रहा। मैं ये देखकर खुशी से मुस्कुराया, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने पहले ही इस ज्ञान क्रिस्टल में मौजूद ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अब तक मैंने 4 ज्ञान क्रिस्टल को आत्मसात कर लिया है, और इसका मतलब है कि इस ज्ञान क्रिस्टल में 4 ज्ञान क्रिस्टल के समान ज्ञान है, या मैं कह सकता हूं कि 3 ज्ञान क्रिस्टल हैं। इसमें टोटेम कलाकृतियों का ज्ञान शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा जिल इतनी उत्साहित नहीं होती जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियों का ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि इस ज्ञान क्रिस्टल में सार्वभौमिक भाषा, प्राकृतिक सामग्री या जीव जंतुओं का ज्ञान निहित है। माइकल, अचानक मुझे जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तभी मेरी माँ ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरे पिता भी बिना मेरी जानकारी के मेरे पास आ गए। मुझे खेद है, मैं इस चीज को देखकर बहुत उत्साहित हो गया था, मैंने दुखी होकर कहा और ज्ञान क्रिस्टल की ओर इशारा किया। ये क्रिस्टल क्या है? माँ ने फिर पूछा। ये क्रिस्टल एक चमत्कार है, इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल में एक निश्चित प्रकार का ज्ञान है, और जब आप इसे छुएंगे तो यह आपके अंदर समाहित हो जाएगा। ये ज्ञान आपकी स्मृति बन जाएगा जिसे आप किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, मैंने कहा, और यह सुनकर उनके चेहरे बदल गए, उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा देखा जा सकता था। मैंने अपनी माँ को एक बॉक्स दिया ताकि वे क्रिस्टल को ध्यान से देख सकें। सच में, ये छोटी सी चीज ऐसा कुछ कर सकती है, मेरी माँ ने कहा, और इससे पहले कि मैं उन्हें आगाह कर पाती कि सरल स्पर्श से भी आत्मसातीकरण शुरू हो सकता है, उन्होंने क्रिस्टल को छू लिया। धप, माइकल, मेरी माँ ने धीरे से कहा। जैसे ही मेरी माँ थोड़ा कांपने लगी और वह डिब्बा भी उसके हाथ से गिर गया, ये देखकर मैंने धीरे से अपनी बहन को अपने बगल में बिठाया और खड़ा हो गया। माइकल, तुम्हें क्या हुआ, माँ? मेरे पिता ने चिंतित होकर पूछा, जैसे उनकी माँ अपने शरीर पर से पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी थी और वे स्तब्ध हो गई थी। वह ठीक है, माँ ने ज्ञान क्रिस्टल को छुआ था, इस प्रकार आत्मसात करने की प्रक्रिया शुरू हुई, मैंने समझाया जब पिताजी ने माँ को धीरे से सोफे पर लिटाया। ये प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी? मेरे पिताजी ने पूछा। वह 5 से 6 घंटे में जागने में सक्षम हो जाएगी, मैंने कहा। मम्मी, हम अभी बात कर ही रहे थे कि तभी हमें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरी छोटी बहन जो कैंडी खा रही थी, अब उदास भाव से माँ की ओर देख रही थी, उसके गाल लगभग फूल गए थे और अगर वह कुछ न कहती तो उसकी आंखें नम हो जाती। माँ को कुछ नहीं होगा बेटी, वह बस सो रही है। पिता ने उसे सांत्वना देते हुए कुछ कैंडीज उठाई और उसे समझाना शुरू किया कि माँ क्यों सो रही है। कुछ मिनट बाद वह शांत हो गई और फिर से कैंडीज चबाने लगी। फ्रीवेब नॉवल कप। समय जल्दी ही बीत गया, 3 घंटे बीत गए और शाम हो गई। जब मेरे पिता मेरी माँ की देखभाल कर रहे थे, मैंने खुद को तरोताजा किया और कुछ फोन किए। जब मैंने एलेन को उसकी सगाई पर बधाई दी तो वह बहुत खुश हुई और उससे ये भी पूछा कि क्या वह मुझे अपनी होने वाली मंगेतर से बात करने देगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं उससे तभी मिलूंगा जब वह राजधानी वापस आएगी। उसने ये भी कहा कि वह अपने रहस्यमयी शिक्षक को भी साथ लाएगी और मुझे उसे हर संभव जानकारी देने का जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा लगता है कि उसके शिक्षक को सब कुछ पता है। ये शिक्षक का मामला मुझे अजीब लगा और उसने मुझे इस शिक्षक के बारे में 2 सप्ताह पहले ही बताया था। ये शिक्षक उसके संगठन के मुख्यालय से आया था जो मध्य महाद्वीप में था, और वह कैसे उसका शिक्षक बन गया, यह एक दिलचस्प कहानी थी। एलेन ने बताया कि आउटपोस्ट पर आने के कुछ दिनों बाद उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक ग्रिम राक्षस से हुआ और उसने उससे बहुत ही भयंकर लड़ाई की, और लड़ते समय उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगे, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई और वह उस ग्रिम राक्षस को मारने में सक्षम हो गई। युद्ध के बाद वे अजीब निशान गायब हो गए और उसके लाख प्रयास करने पर भी वे कभी प्रकट नहीं हुए। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, जब 2 सप्ताह बाद वे फिर प्रकट हुए और उसे अत्यधिक दर्द देने लगे। इस दर्द के कारण उसके पास अपने गिल्ड और संगठन को रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और 3 दिन बाद उसकी यह रहस्यमय शिक्षिका आई। वह न केवल दर्द से राहत देने वाली दवाएं लेकर आई, बल्कि उसने उन अजीब निशानों को बुलाना भी सीखा।
ये सब मुझे बहुत अवास्तविक लगा। अगर उसने उन निशानों को लाइव नहीं बुलाया होता, मुझे लगता कि वह मेरे साथ मजाक कर रही थी। उसने कहा कि उन निशानों ने उसे ताकत दी। मैंने उससे पूछा कि वे निशान क्या हैं और क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ, लेकिन उसने ये कहते हुए उसे हिला दिया कि दुनिया में केवल कुछ ही लोगों के पास ये निशान होते हैं, तथा उन्हें क्या कहते हैं ये वह नहीं जानती क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे नहीं बताया था। मैंने फिर से उससे बधाई दी और फिर उसका फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फिर से जिल को फ़ोन किया और नॉलेज क्रिस्टल के लिए उससे धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि उसने मुझे जो नॉलेज क्रिस्टल भेजा है वह किस तरह का है, लेकिन उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा मुझे इसे आत्मसात करना चाहिए और इसे पहले से जानना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी माँ के जागने तक इंतजार करना पड़ेगा। वह 2-3 घंटे में जाग जाएंगी। समय बिताने के लिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाना बनाने का समय हो गया था और मेरे पिता का खाना बनाना बहुत खराब है और जब तक मैंने विस्तृत भोजन पकाना समाप्त किया तब तक 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और मेरी माँ के जागने के संकेत दिखने लगे थे। कैसा महसूस कर रही हो? मेरे पिता ने पूछा जब उनकी आंखों में चमक लौट आए। मैं ठीक हूँ, बस मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान है, माँ ने बैठते हुए कहा। कौन सा ज्ञान था वह? मैंने पूछा। मैं जिज्ञासा से भर गया। प्राकृतिक पदार्थ, माँ ने उत्तर दिया। तो ये प्राकृतिक खजाने का ज्ञान था। अच्छा हुआ कि उसे सार्वभौमिक भाषा का ज्ञान नहीं मिला जो उसकी स्थिति में बेकार होता। मुझे खेद है, मैंने इतनी कीमती चीज बर्बाद कर दी। माँ ने अचानक कहा। कोई बर्बादी नहीं है माँ, मैं पहले से ही प्राकृतिक सामग्री के ज्ञान को आत्मसात कर चुकी थी, इसलिए इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था। मैं वह आप लोगों को देने जा रहा था, मैंने कहा। वह ज्ञान क्रिस्टल मेरे लिए बेकार था, इसलिए मैं इसे अपने माता पिता में से किसी एक को देने जा रहा था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे मेरी माँ या पिता ने आत्मसात किया है। मेरे बोलने के बाद मेरे पिता ने गंभीर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वह सीधे शोध मोड में चले गए और सभी प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। जितना अधिक वह ज्ञान क्रिस्टल के बारे में जानते थे उतना ही अधिक वह जिज्ञासु हो गए और मैंने उनकी आंखों में ईर्ष्या का एक छोटा सा अंश भी देखा। मैंने अपने पिता को पहले भी ईर्ष्यालु देखा है। वे हमेशा शांत और संयमित रहते थे, कभी भी अन्य भावनाएं नहीं दिखाते थे। ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ ज्ञान क्रिस्टल ढूंढना होगा। खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं, मैंने कहा। सभी ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने मेरी सोती हुई बहन को भी जगाया। आमतौर पर वे उसे शाम को सोने नहीं देते थे, लेकिन जब मेरी माँ इकट्ठा हो रही थी तो वह रोने की कगार पर थी। पिता ने उसे सुला दिया। fra@oval_com। 15 मिनट बाद हम सभी मेज पर थे, जिसमें मेरी छोटी बहन और 3 पक्षी भी शामिल थे। मैंने जो भोजन बनाया था वह औषधीय राक्षस से था, लेकिन मैंने उनकी शक्ति इतनी कम कर दी थी कि मेरे माता पिता भी उसे खा सकते थे। यह क्या है? ये बहुत स्वादिष्ट है, माँ ने एक निवाला खाते ही कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक व्यंजन और उसमें क्या क्या मिलाया था के बारे में बताया। रात का खाना हंसी मजाक में बीत गया और बर्तन धोने के बाद मैं रात के लिए सो गया। मैं रात को उपहार देना चाहता था, लेकिन मैंने कल ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि 3 दिनों की यात्रा के कारण मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं अपने नए कमरे में गया और 2 घंटे तक अभ्यास किया, फिर नहाकर बिस्तर पर सो गया। जब मैं उठा तो भोर हो चुकी थी। मैं बिस्तर से बाहर निकला और अपने लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। आधे घंटे बाद मैंने नाश्ता बनाना समाप्त किया और एशलिन के साथ खाना खाया। फिर मैंने अभ्यास शुरू किया क्योंकि मेरे शरीर में औषधीय गर्मी बढ़ने लगी थी। लेफ्टिनेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद चमत्कारी फल ऊर्जा की जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। हर दिन मुझे खुद को जोखिम में डालकर उच्च स्तरीय औषधीय राक्षसों का मांस खाना पड़ता था ताकि मैं उसे खिला सकूं। फिर भी नियमित रूप से खिलाने के बावजूद चमत्कारी फल की ऊर्जा धीमी गति से बढ़ रही है। यह इतनी धीमी है कि मैं अपने सिर को किसी चीज से मारना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एकमात्र तरीका है जो मुझे बिना किसी साइड इफेक्ट के लेवल अप करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह बहुत थकाऊ और समय लेने वाला है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। इस तरह न केवल मैं अपने शरीर में अधिक औषधीय ऊर्जा को समाहित कर पाऊंगा, जिससे मेरे शरीर की जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, बल्कि यह मुझे बॉडी क्लींजिंग तकनीक करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। जब मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक से गुजरा तो मैं इसके तीसरे प्रमुख क्लींजिंग तक पहुंचने के करीब पहुंच गया हूं। मेरी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। मैंने 1.5 घंटे तक अभ्यास किया, फिर दोबारा नहाया और अपने माता पिता के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया।
मैं खाना बनाने में व्यस्त थी, तभी मैंने पीछे से धीमी आवाज में कदमों की आवाज सुनी। मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन ऐशलिन की ओर आ रही है, उसके नन्हे हाथ। नाश्ते के बाद ऐशलिन चली गई। मुझे लगा कि वह मक्खी मारने गई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बहन के कमरे में चली गई। भाई कैंडीज, उसने मेरे करीब आते हुए प्यार से कहा। मैं जवाब देने ही वाला था कि मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। तुमने अभी तक अपने दांत भी नहीं साफ किए हैं और अपने भाई से कैंडीज की मांग कर रहे हो। माँ ने सख्त आवाज में कहा। पहले अपने दांत ब्रश करो और नाश्ता करो, उसके बाद ही तुम्हें कुछ और करने की अनुमति है। माँ ने उसे ब्रश करने के लिए ले जाते हुए कहा। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन समय रहते मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मैं अपनी माँ को डांटना नहीं चाहता था। मैं आप लोगों के लिए कुछ उपहार लाया हूँ, मैंने नाश्ते के बाद कहा, और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मैंने हॉल में रखी चीजें निकालनी शुरू कर दी, जिनसे लगभग हॉल भर गया था। तुम कब से खर्चीले हो गए? मेरी माँ ने गुस्से में कहा। शांत रहो माँ, पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी मुझे अब चिंता नहीं है, मैंने कहा। नोरा, हालांकि उपहार बहुत ज्यादा है, माइकल सही कह रहा है। जो लोग ग्रिम युद्ध के मैदान में जाते हैं, उन्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता ने कहा, जिससे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मैंने केवल इतना ही कहा था कि मैं बहुत खतरनाक जगह जा रहा हूँ। मैंने कभी भी ग्रिम युद्ध क्षेत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ग्रिम बैटलफील्ड को अपने नए संगठन के रूप में जानने का एकमात्र तरीका ये था कि जब मैंने उसे खतरनाक जगह पर जाने के बारे में बताया था, तब उसने उस समय बिंदुओं को नहीं जोड़ा था। आप बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, हमें उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा, मैंने कहा जब वह सारा सामान देख रही थी। खिलौने, मेरी बहनें अपने आसपास ढेर सारे खिलौने देखकर चिल्लाईं। वहां खिलौने, गुड़ियाएं और अन्य चीजें थीं जो मैं लेकर आई थी। हाँ भैया, आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाए हैं, मैंने कहा और उसके साथ पैकेट खोलने में उसकी मदद करने लगी। हर नए खिलौने के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी होती जाती। ये वे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं जो मेरे पास उनके लिए हैं। यदि वे मेरे द्वारा दिए गए परिचय में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करते, तो मुझे और मेरे पिता को अब जल्दी निकलना होगा। उसे अपना कार्यालय जाना था, जबकि मुझे टोटेम समारोह के लिए जुड़वा के घर जाना था। वे सम्राट ग्रेट कलाकृतियों का निर्माण करेंगे। मैं इसका हर पल देखना चाहता हूँ, इसलिए जब वे अपने टोटेम आर्टिफैक्ट का निर्माण करेंगे तो मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मैंने कुछ देर बाद माँ से कहा और फिर घर से बाहर निकलकर हवाई जहाज पर चढ़ गया। जुड़वा बच्चे राजधानी के सबसे संभ्रांत इलाके में रहते हैं, और यह राजधानी का एकमात्र ऐसा हिस्सा भी है जहां मैं उड़ नहीं सकता। धप 10 मिनट बाद मैं विशाल गेटेड समुदाय के सामने उतरा। मैं अंदर लोगों से भरी हुई विशाल हवेलियां देख सकता था और अपने व्यवसाय के लिए आ जा रहे थे। मैंने जुड़वा बच्चों द्वारा भेजे गए पास को स्कैन किया और अंदर चला गया। मैंने एक हवेली देखी जो मेरे घर से कम 10 गुना बड़ी थी। मैं कुछ देर तक चलता रहा और फिर सुंदर हवेली के गेट के सामने रुक गया। जुड़वा बच्चों का घर इतना सुंदर था कि एक पल के लिए ईर्ष्या होने लगी। आप समय पर आ गए हैं, हम बस कुछ ही मिनटों में निकलने वाले थे, सोफिया ने बड़ा गेट खोलते हुए कहा। आपका घर बहुत सुंदर है, मैंने कहा जब मैंने उस सुंदर विशाल हवेली को देखा। ये हवेली ऐसी लग रही थी जैसे किसी वास्तुकला पत्रिका से निकली हो, और इस क्षेत्र में इतनी सुंदर हवेली शायद ही कहीं हो। ठीक है, शुक्रिया, उसने कहा। उसने मुझे अपने घर के अंदर आने दिया। हवेली बाहर की तरह अंदर से भी भव्य है। नौकर इधर उधर अपना काम करते हुए देखे जा सकते हैं। हमने सारी तैयारी कर ली है, और यदि आप नहीं पहुंचे तो मैं आपको फोन कर दूंगी, वह चलते हुए बोली, और कुछ ही मिनटों बाद हम ग्रैंड हॉल में पहुंच गए। क्या शानदार अभ्यास हॉल है, मैंने मन ही मन कहा। यह अभ्यास हॉल बहुत बड़ा है, और मैं हॉल के चारों ओर लटके हुए विभिन्न प्रकार के हथियार और अन्य चीजें देख सकता था। ये हॉल किसी भी हथियार का अभ्यास करने के लिए काफी बड़ा है। रेचेल जैसे तीरंदाजों को भी अभ्यास करने के लिए ऐसा प्रशिक्षण हॉल अद्भुत लगेगा। वहां पहले से ही 5 लोग इंतजार कर रहे हैं। उनमें से 3 को मैं जानता हूं कि वे रैना, लियो और रेचल हैं, और 2 अन्य लोगों के बारे में, वे संभवतः सोफिया और रेचल के माता पिता हैं। उन्हें देखकर मैं समझ सकता था कि जुड़वा बच्चों की सुंदर शक्ल कहां से आई है। उनके माता पिता दोनों ही सुंदर दिखते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी सुंदर होंगे। जब मैं उनके करीब जाता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैं उनकी शक्ति या उनके स्तर को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे जो खतरा महसूस कर रहा हूं
वह इतना अधिक है कि मैं उसे माप नहीं सकता। चौकी में जाते हुए मुझे पता चला कि विभिन्न संगठनों के सभी उच्च अधिकारी नाइट स्तर से ऊपर हैं। वे मध्य महाद्वीप से हैं या कुछ समय के लिए मध्य महाद्वीप में अभ्यास कर चुके हैं। इन लोगों के यहाँ दो काम हैं, एक तो मध्य महाद्वीप में अपने संगठन के लिए नई प्रतिभाओं को ढूंढना और दूसरा ग्रिम राक्षसों के खिलाफ आरक्षित बल के रूप में कार्य करना। मैडम, सर, मैंने विनम्रता से कहा, आप माइकल होंगे, हमने लड़कियों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सोफिया की मां ने कहा। मां, पिताजी, अब जब माइकल आ गया है तो हम शुरू करेंगे, सोफिया ने कहा। ठीक है, शांत रहो और प्रक्रिया का पालन करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके पिता ने कहा। सोफिया और रैना हॉल के विपरीत छोर पर चली गईं, फिर उन्होंने भट्टी बाहर निकाली और उसके बीच में बैठ गईं। भट्टी कुछ और नहीं बल्कि अनोखी सामग्री से बना एक मंच है। बीज को बुलाने से पहले आपको उस पर रूनिक ब्लूप्रिंट उकेरना होगा और टोटेम आर्टिफैक्ट्स जानकारी में वर्णित सभी सामग्री को रखना होगा। इसके बाद फॉर्मेशन को सक्रिय करना होता है और आर्टिफैक्ट को अपनी कल्पना के अनुसार ढालना होता है। ये सम्राट वर्ग आर्टिफैक्ट की विशेषता है। यहाँ किसी को मोल्ड फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल कल्पना करनी है और आर्टिफैक्ट वैसा ही बन जाएगा जैसा उन्होंने कल्पना की थी। fewebnovel.com। यद्यपि संरचना में सांचे का विकल्प मौजूद है, लेकिन कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति अपनी कल्पना से सांचे का विकल्प नहीं चुनेगा। सोफिया और रैना अपनी भट्टियों पर बैठ गईं और सामग्री को उनके निश्चित स्थानों पर रखना शुरू कर दिया। वहां अनेक प्रकार की सामग्रियां हैं, वे सभी निस्संदेह दुर्लभ और कीमती हैं, लेकिन सबसे कीमती है प्राकृतिक खजाना। सोफिया ने अग्नि संरेखण के प्राकृतिक खजाने का उपयोग किया, जबकि रैना ने बर्फ संरेखण के प्राकृतिक खजाने का उपयोग किया। उन्होंने अपने टोटेम कलाकृतियों को उन्हीं विशेषताओं के साथ बनाने का विकल्प चुना जो उनके पास है। जब उन्होंने हर सामग्री को उसके स्थान पर रख दिया तो उन्होंने टोटेम बीज को बुलाया, जो उनके सिर के ऊपर तैरने लगा। उनका टोटेम बीज बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरे हृदय स्थान में मौजूद टोटेम बीज है। भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे ही टोटेम बीज बाहर आया, दोनों भट्टियां एक साथ भिनभिनाने लगीं और रून चमकने लगे और ऐसे चलने लगे जैसे कि उनमें अपना जीवन हो। गठन सक्रिय होने के कुछ सेकंड बाद रून सोफिया और रैना के शरीर के माध्यम से तैरने लगे, इससे पहले कि वे उनके सिर के ऊपर तैर रहे टोटेम बीज से जुड़ गए। जैसे ही टोटेम बीज संरचना से जुड़ा, रून अधिक चमकदार होने लगे और भट्टी में फैली हुई सामग्रियां एक दूसरे के करीब आने लगीं और फिर समूहों में विलीन होने लगीं। हालांकि यह प्रक्रिया तेज लग सकती है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से हो रही है। टोटेम क्राफ्टिंग की विधि लंबी है, खासकर सम्राट वर्ग की, इसमें 6 से 12 घंटे लग सकते हैं। सोफिया और रैना की आंखें एकाग्रता के भाव से बंद थीं, जबकि सामग्री धीरे धीरे विलीन होती जा रही थी। ऐसा लग सकता है कि संरचना अपने आप काम कर रही है, लेकिन नहीं, यह उनके द्वारा नियंत्रित है। यह बेहतर होता यदि लड़कियों ने सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृति नहीं बनाई होती, जुड़वा की मां ने आह भरते हुए कहा। हालांकि वह खुश लग रही थी कि उसकी बेटी सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृति बना रही है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ उदासी भी देखी जा सकती थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैडम? लियो ने मेरे कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया। सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियां बाकी कलाकृतियों से अलग हैं। आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक चरण में एक टोटेम बीज उत्पन्न होता है और उस टोटेम बीज के माध्यम से वे विभिन्न टोटेम कलाकृतियां बना सकते हैं। लेकिन जब आप सम्राट ग्रेट टोटेम कलाकृतियां बनाते हैं, तो आपको एकल टोटेम कलाकृति पर सभी टोटेम का उपयोग करना होगा। सम्राट ग्रेट टोटेम आर्टिफैक्ट न केवल एक और आर्टिफैक्ट बनाने की संभावना को समाप्त करता है, बल्कि बीज के साथ इसे अधिक से अधिक कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसने एक आह के साथ कहा। मैं ये सब जानता हूं और सम्राट ग्रेड विधि को पारित करने से पहले मेरे पास उनके बारे में है, लेकिन वे इसके साथ ठीक थे क्योंकि सम्राट वर्ग आर्टिफैक्ट द्वारा प्रदान की गई शक्ति अतुलनीय है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन सम्राट श्रेणी की कलाकृतियों के उच्चतर स्तरों के लिए आवश्यक सामग्रियां बहुत कीमती हैं और इन सभी कीमती सामग्रियों पर उच्च स्तरीय संगठन द्वारा सख्ती से नियंत्रण रखा जाता है। जब तक आप उस संगठन के सदस्य नहीं हैं और आप में पर्याप्त क्षमता नहीं है, वे आपको वे बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखते हुए कहा, जो शिल्पकला की प्रारंभिक अवस्था में पहुंच चुकी थीं। वे इस बहुमूल्य सामग्री पर सख्ती से नियंत्रण क्यों रखते हैं? लियो ने पूछा। ये सुनकर मैं अपना सिर पीटना चाहता था, जैसा कि रेचेल ने किया था, क्योंकि इसका सीधा जवाब है
उन्होंने कहा, क्योंकि ये सामग्रियां दुर्लभ हैं और उनके पास अपने सदस्यों के लिए ये उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, और यही कारण है कि सम्राट वर्ग के ब्लूप्रिंट पर इतना कड़ा नियंत्रण है। जितने कम लोगों के पास ये ब्लूप्रिंट होंगे, उतने ही कम लोग उन्हें खोजेंगे। जुड़वा बच्चों की मां ने जो कहा वह सच है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी है। वह ये है कि सम्राट वर्ग के ब्लूप्रिंट बहुत शक्तिशाली हैं, और वे केवल यही चाहते हैं कि उनके सदस्यों के पास ऐसी शक्तिशाली कलाकृतियां हों। भले ही हम अगले चरण की सामग्री न जोड़ें और केवल बीज जोड़ते रहें, फिर भी कलाकृति अन्य वर्ग की कलाकृतियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी, मैंने कहा। यही कारण था कि मैंने सम्राट वर्ग की कलाकृति को तैयार करने का फैसला किया। भले ही आगे के चरणों में इसके लिए दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है, भले ही मैं कोई सामग्री नहीं जोड़ता, मेरी कलाकृति अभी भी अन्य वर्ग की कलाकृतियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने जा रही है। आपने जो कहा वह सच है, लेकिन कौन अपनी कलाकृति की कम शक्ति से संतुष्ट होगा, जब वह कुछ प्रयासों के बाद उसे और भी अधिक मजबूत बना सकता है? जुड़वा बच्चों के पिता ने कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने बात की और उन्होंने जो कहा वह मुद्दा था। अगर मैं कुछ सामग्री एकत्र करने के बाद अपने आर्टिफैक्ट की शक्ति बढ़ा सकता हूं, तो मैं तब अपने सभी संग्रह करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं और किसी भी स्रोत की जांच करूंगा। जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी, वो उतनी ही अधिक शक्ति की लालसा करेगा। ये संसार का सत्य है जो सभी प्राणियों पर लागू होता है, चाहे वे बुद्धिमान हो या मूर्ख। समय बीतता गया और जुड़वा भाई अपने टोटेम कलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया में लगे रहे। 3 घंटे हो चुके थे जब से जुड़वा भाइयों ने अपना टोटेम कलाकृति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, और सारी सामग्री तरल हो गई थी, और अब वे धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। ये प्रक्रिया धीमी लेकिन निरंतर है, हर सेकंड कुछ न कुछ घटित हो रहा है। इसलिए हम उब नहीं रहे थे, बस जुड़वा बच्चों की मां द्वारा अपने स्टोरेज से लाई गई आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर चुपचाप इस प्रक्रिया को देख रहे थे। 3 घंटे और बीत गए, और अब लगभग सभी सामग्रियां एक हो चुकी थीं। जब तक सभी सामग्रियां एक हो जाती, आधी प्रक्रिया पूरी हो जाती, और आधी प्रक्रिया पूरी होने में और समय नहीं लगता। फ्री वेब नॉवल CM। मैं पिघले हुए पदार्थों को धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने से पहले एक दूसरे के करीब आते हुए देख सकता था। ये प्रक्रिया सरल हो सकती है, लेकिन ये बहुत कठिन है। अगर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो उसे तरल के चारों ओर छोटे घने खंडहर तैरते हुए दिखाई देंगे। यह एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है। इसे करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक साधारण गलती से पूरी सामग्री का नुकसान हो सकता है, और सामग्री, विशेष रूप से प्राकृतिक खजाने की दुर्लभता को देखते हुए, कोई भी व्यक्ति गलती करके खजाने को बर्बाद नहीं करना चाहता है। इस तरह 1 और घंटा बीत गया, और आखिरकार तरल पूरी तरह से विलीन हो गया। जब ऐसा हुआ तो तरल का बूंद हवा में तैरने लगा, और उसी समय टोटेम बीज, जो उनके सिर के ऊपर था, भी बूंद की ओर बढ़ने लगा। भनभनाहट, भनभनाहट। मिनट के अंतर पर जोरदार भनभनाहट की आवाज आई। जब दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी और कुछ सेकंड बाद दोनों ने विपरीत ऊर्जाएं छोड़नी शुरू कर दी। रैना के सामने वाले ब्लॉब ने बर्फ की ऊर्जाएं छोड़नी शुरू कर दी, जबकि सोफिया के सामने वाले ब्लॉब ने आग की ऊर्जाएं छोड़नी शुरू कर दी। पहले तो वे काफी कमजोर थे, लेकिन जल्द ही वे और अधिक शक्तिशाली होते गए, और अंततः उनका प्रभाव हम पर पड़ने लगा, और कुछ ही मिनटों बाद वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। सोफिया की मां को हमारी रक्षा के लिए एक पारदर्शी ऊर्जा कवच लगाना पड़ा। यह पहली बार था जब मैंने नाइट स्टेज से ऊपर की ताकत देखी और इसे महसूस करने के लिए इसे छुआ भी। जब मैंने इसे छुआ तो यह अर्ध ठोस लगा और मुझे थोड़ा सा प्रतिकर्षित हुआ। मैं इसे अर्ध ठोस अवस्था में देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि इसका मतलब है कि नाइट स्टेज से ऊपर के लोग किसी स्तर पर अपने मन को ठोस बना सकते हैं। यह एक ऐसी शानदार क्षमता है और जो किसी को कई काम करने में मदद कर सकती है। यदि सोफिया और रैना के आसपास तेजी से परिवर्तन नहीं हो रहा होता, तो मैंने ऊर्जा बल क्षेत्र के साथ कुछ और दौर का अभ्यास किया होता। ऊर्जा के उत्सर्जन के बाद रंगहीन बूंदें अपना रंग बदलने लगी, एक लाल रंग की हो गई जबकि अन्य सफेद रंग की हो गई। बूंद में होने वाला एकमात्र परिवर्तन रंग ही नहीं था, इसने अंततः अपना आकार भी बदलना शुरू कर दिया। मैं तलवार का आकार बनाते हुए 2 ढेले देख सकता था, लेकिन उनकी तलवारों में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता था। सोफिया जिस तलवार की कल्पना कर रही है वह फाल्चियन है, दूसरी ओर रैना जिस तलवार की कल्पना कर रही है वह एक नाजुक किस्म की रैपियर है। हालांकि वे जुड़वा हैं और एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और पसंद बहुत अलग है।
आधे घंटे बाद ब्लॉब ने तलवारों का पूरा आकार ले लिया, सिवाय इसके कि वे अभी भी अर्ध तरल रूप में थे। इसका मतलब है कि लगभग 90% प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब केवल एक आखिरी चरण बाकी था। जैसा कि मैं सोच रहा था कि अर्ध ठोस तलवारें लड़कियों की ओर आईं और फिर उनके शरीर में वापस चली गईं, यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि वे इसे सही ढंग से कर सकते हैं तो उनके पास एक सम्राट श्रेणी का टोटेम आर्टिफैक्ट होगा। इस अंतिम चरण में 1 से 2 घंटे लगेंगे और मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार यह सबसे आसान चरण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को आर्टिफैक्ट के साथ संबंध बनाना होगा। यदि ऐसा हुआ तो तलवार उनका स्थायी हिस्सा बन जाएगी। समय बीतता गया और मैं उन्हें सांस रोककर देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगभग 1 घंटे बाद तक जुड़वां बच्चे भट्टी पर बैठे रहे। जुड़वां बच्चों के शरीर लाल और सफेद रोशनी में चमकने लगे। अग्नि और बर्फ की ऊर्जाएं जो लगभग लुप्त हो चुकी थीं, पूरी ताकत से वापस आ गईं। यदि रियाना की मां ने तुरंत ढाल से हमारी रक्षा न की होती तो हमने जो कपड़े पहने थे वे जलकर राख हो गए होते। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ऊर्जाएं लगातार मजबूत होती गईं और अंततः उन्होंने अपना स्वयं का क्षेत्र बना लिया और एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने लगी। यह अच्छी बात थी कि जुड़वां बच्चों ने विपरीत कोनों को चुना था। यदि उन्हें बंद किया जा सकता था, अन्यथा अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे। ऊर्जाएं लगातार मजबूत होती जा रही थीं, जब तक कि मुझे ऊर्जाओं से घातक खतरे महसूस होने लगे। मुझे पता है कि अगर मैं किसी के क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, तो मैं कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। कुछ समय बीत गया और ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि मुझमें से जीवन ही निकल गया और मैं जलकर राख हो गया। मैंने प्रतिक्रिया की अपेक्षा की थी, लेकिन इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियां कुछ और ही हैं, रैना के पिता ने बुदबुदाया। ऊर्जाएं 10 मिनट तक लगातार मजबूत होती रहीं, फिर अचानक रुक गईं और हर सेकंड कमजोर होती गईं, फिर 1 मिनट के भीतर पूरी तरह से गायब हो गईं। 1 मिनट बाद जुड़वां बच्चों ने अपनी आंखें खोल लीं और वे जिस भट्टी पर बैठे थे उससे बाहर आ गए। जब वे करीब आए तो मुझे उनकी युद्ध शक्ति का एहसास हुआ और मैं हैरान रह गया। उनकी युद्ध शक्ति 9 सितारा अभिजात वर्ग और मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग है और यह अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी टोटेम आर्मफैक्ट बनाया है और इसकी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। मुझे संदेह नहीं है कि कुछ दिनों में जब वे अपने टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए पर्याप्त रूप से अभ्यस्त हो जाएंगे तो उनकी शक्ति 9 सितारा अभिजात वर्ग से ऊपर होगी। यहाँ तक कि सबसे कम ग्रेड आर्टिफैक्ट भी एक ताकत को काफी हद तक बढ़ा देता है, और यह एक सम्राट वर्ग टोटेम आर्टिफैक्ट है। किसी के खिंचाव को थोड़ा स्तर तक बढ़ाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और मैंने अभी जो कहा वह मेरा अनुमान है, क्योंकि उनकी ताकत इससे भी आगे जा सकती है। क्या सब कुछ ठीक रहा? उनके पिता ने पूछा। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हमने जो कलाकृति बनाई है वह अद्भुत से भी बढ़कर है। मैं उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, सोफी ने उत्साह से कहा, और अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे लगा कि मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं।